हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया था। तो एक बार आप लोग जरूर से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसको भी जरूर से ट्राई करना। एक ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये टाइमर वर्क का क्वेश्चन है, इसको भी जरूर से एक बार ट्राई करना। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 4 दिसंबर का पेपर, जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को आज हम लोग इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। और आज होगा हमारा सेट नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा सारा पिछला वीडियो से अपडेटेड होंगे। और आज का भी सेशन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। और जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया, वो इसी सेट में आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आज का सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। फटाफट सारे क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है। और चूंकि आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड होता है, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्ले पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। यहाँ पर आपको टेन अल्फा का मान दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान क्या होगा, बताओ। ये देखो, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन इस तरीके से जरूर पूछे जाते हैं। और अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था, वहां पर भी भर भर के क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, टेन अल्फा का मान दे रखा है और आपसे पूछा है टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 8। 9 और 8 का डिफरेंस कितना होता है, 1। यानी आप देख के बता सकते थे कि कॉट अल्फा का मान क्या होगा, 3 प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस आपका 1 हो गया, तो प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो ये देखो, टेन अल्फा का मान भी आ गया, कॉट अल्फा का भी मान आ गया, डायरेक्ट पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2। तो ये और ये कैंसल, यहाँ पर माइनस और ये 4√2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक कक्षा के विद्यार्थियों को उतना ही 5 रुपए के सिक्के दान करने हैं जितना कक्षा में विद्यार्थी है। यदि कुल संग्रह 5120 रुपए हुआ तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। पहले आप लोग क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है कि जो कोई एक क्लास है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, वो लोग आपके कहीं भी चैरिटी दे रहे हैं, चैरिटी में पैसा दे रहे हैं, फिर डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, वो उतने ही नंबर में आपके पैसे भी डोनेट कर रहे हैं 5 रुपए के सिक्के के हिसाब से, जिसमें का टोटल कलेक्शन हो रहा है 5120 रुपए। तो आपसे सिंपली यही पूछ रहा है कि बताओ क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तब आप सिंपली समझ गए कि अगर मैं मान लूँ क्लास में अगर आपका एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो ये एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रुपए देंगे, सभी लोग एक्स नंबर के ही सिक्के देंगे, यानी एक्स नंबर में ही पैसे देंगे। और जो कि 5 रुपए के सिक्के हैं, तो टोटल पैसे कितने के बराबर होगा, 5120 रुपए का बराबर। सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे तो 10 5 50, और 5 2 10 और 4, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 1024 है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 32। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है, एक प्रवेशिका पाइप और एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1-1 घंटे का क्रम में खोला जाता है। टंकी को खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से की जाती है। खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5 घंटे लगते हैं। वहीं निर्गम पाइप को भरी हुई टंकी को 35 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बताओ। अब ये भी क्वेश्चन में देखना, कई सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। अगर जिनका भी आंसर 30 घंटा आ रहा है या फिर 30 आवर आ रहा है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर मैं बार बार बता चुका हूँ। देखो, ये क्वेश्चन में काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट आपको एक ही जो चीज़ समझना है। यहाँ पर आपको पता है क्वेश्चन को लेंदी कर दिया गया। नॉर्मली क्या बोल रहा है कि कोई आपका 2 पाइप है, मैं मान लेता हूँ कि एक इनलेट पाइप है और एक आपका आउटलेट पाइप है। इनलेट मतलब जो पानी आपका भरा जा रहा है, और एक पाइप से मान लो आपका कोई भी भरी हुई टंकी को खाली किया जा सकता है। तो ए पाइप मान लो और एक बी पाइप मान लो। ए पाइप है जो कि आपका कोई खाली टंकी को 10.5 घंटा में भर सकता है, और जो बी पाइप है, ये खाली करने वाला पाइप है, वो आपका 35 घंटा में कोई भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो टोटल कैपेसिटी हम लोग मान लेते हैं 105। इसका मतलब ये कितना आपका फिल करेगा, 10 यूनिट, और ये कितना खाली करेगा, 3 यूनिट। माइनस का साइन दे देते हैं, जिससे पता चलेगा ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि दोनों जो पाइप है वो अल्टरनेट में काम कर रहा है। ठीक है, 1-1 घंटा करके काम कर रहा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि देखो, अगर आपको यहां तो आपको बोल ही चुका है साफ साफ कि टंकी को खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से की जाती है।
यानी जो ओपनिंग कर रहा है, खाली टंकी है, आपका पहले कौन काम कर रहा है? ए पाइप के द्वारा किया जा रहा है। अगर ये नहीं भी बताना, अगर ये चीज नहीं भी बताता ना, तो आपका कॉमन सेंस आपको खुद ही बता देता कि ये पहले आपका ए पाइप ही आपका काम करेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि अगर खाली टंकी है, जाहिर सी बात है, तो पानी खाली है तो पहले बी पाइप क्यों काम करेगा? पहले टंकी में पानी आएगा तभी तो वो बी पाइप खाली करेगा ना। बात समझ रहे हो? तो बस अब आप समझ चुके हो। तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको हमेशा याद रखना होगा कि अगर अल्टरनेट आवर में ये काम कर रहा है तो हमेशा याद रखना, अगर टंकी भरा जाएगा तो लास्ट में जो पाइप के द्वारा काम होगा वो ए पाइप के द्वारा ही काम होगा। क्योंकि टंकी आपका पूरा भरेगा ना, तो जब टंकी भरेगा तो इसका मतलब जो लास्ट में जो पाइप काम करेगा वो ए पाइप के द्वारा ही काम होगा। बात समझ रहे हो? यानी पहला घंटे की अगर बात करें तो 10 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा घंटा की बात करें तो ये आपका 3 यूनिट खाली करेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 घंटा में, ये 2 घंटा में कितना यूनिट पानी आपका भरा गया है? तो आप बोलोगे 7 यूनिट। क्लियर है? यहां तक तो सभी लोग ठीक करते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं कि ये टोटल कैपेसिटी है ना, तो सभी लोग क्या करते हैं, ये 7 यूनिट में 15 का गुना कर देते हैं, तो 15 सते 105 और 15 दो 30 और बता देते हैं 30 घंटा आंसर हो गया। मगर ये गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट पाइप काम करेगा, यानी जो लास्ट में जो टंकी आपका भरेगा वो ए पाइप के द्वारा ही भरा जाएगा। और आप जैसे ऐसे करोगे ना तो यहां पर बी पाइप के द्वारा खाली, मतलब काम खत्म होगा। तो कभी ये पॉसिबल है क्या टंकी आपका भरेगा बी पाइप के द्वारा लास्ट में? क्योंकि बी तो खाली कर रहा है ना। इसका मतलब ए पाइप के द्वारा ही आपका लास्ट में वो काम होगा। तो यहां पर हम लोग जनरली बिना कंफ्यूज हुए हम लोग क्या करते हैं, ये 10 यूनिट को पहले ही हटा देते हैं, जिससे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 105 में से अगर हम 10 यूनिट पहले अगर हटा दे तो बचेगा कितना? 95 यूनिट। अब आप 95 यूनिट तक नियर लेके जाओ, तो यहां पर मैं 13 का गुना कर देता हूं, यहां पर भी मुझे 13 का गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब पता चल गया कि 26 घंटा में टंकी में कितना पानी फिल हुआ है? 91 यूनिट। क्लियर है? अब मेरे को बताओ 27वां घंटा कौन आएगा? तो फिर से ए पाइप आएगा, और आपको पता है 27वां घंटा में ये आपका 10 यूनिट पानी भरेगा। तो 10 यूनिट जब पानी आप भर दोगे तो टंकी में कितना पानी अब आपका हो गया? 101 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, 101 यूनिट हो गया। अब बताओ 28वां घंटा यानी 28th आवर, अब कौन आएगा? तो बी पाइप आएगा। बी पाइप आपको पता 3 यूनिट पानी खाली कर रहा, तो 101 में से 3 यूनिट खाली हो जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका? तो आप बोलोगे 98 यूनिट पानी बच जाएगा। अब बताओ फिर कौन आएगा? तो अब आने वाला है ए पाइप। और अब आपको देखो टंकी में कितना पानी अब आपका बच गया, केवल 7 यूनिट भरना है। और आपको पता है 7 यूनिट भरना है, जबकि ए पाइप 10 यूनिट भर पाता है 1 घंटा में। तो 7 यूनिट को भरने में कितना समय लगाएगा? 7/10। बस हो तो गया। यही तो चीज करना था। इसको मैं हटा रहा हूं सबको। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को यहां तक सब कुछ समझ आया होगा। तो ये 28 घंटा प्लस 7/10, क्योंकि 7 यूनिट भरना था और ए पाइप का क्षमता था 10 यूनिट भरने का। तो 7/10 इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 7 6 42, यानी 28 घंटा 42 मिनट का समय लगता है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? एक एक चीज मैं यहां पर बताया हूं, ठीक है? ध्यान देना, क्वेश्चन यही 2 टाइप का बनता है, या तो टंकी खाली है वो भरेगा, या फिर टंकी पहले से आपका भरा हुआ वो फाइनली खाली होगा अल्टरनेट में। तो वहां पर क्या होगा कि जो पाइप खाली करेगा वो ही लास्ट में खाली करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 रुपए है। इसका पिछले वर्ष का मूल्य से 12% कम है। तो पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था बताओ? यानी अभी क्या बोल रहा है कि कोई कंप्यूटर है जिसका प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है 32,450 रुपीज। बोल रहा है कि ये जो मूल्य है, यानी ये जो प्राइस है वो प्रीवियस ईयर का कंपेयर में 12% कम है। यानी अगर मैं सिंपली अगर समझाऊं प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, अगर प्रीवियस ईयर अगर वो कंप्यूटर का मूल्य खुद में 100% रहा होगा तो इस वर्ष कितना रहा होगा? 12% कम। यानी मैं कह सकता हूं 88% इस वर्ष आपका मूल्य है। तो इसी 88% का वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो आप यहां से 100% का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही तो वैल्यू पूछा है ना, यही क्वेश्चन है। तो मैं इसको हटाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 32450। ये 88% का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू इतना हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो। तो 4 से काट देते हैं, 4 से 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे तो 2 फिर किससे काट दो? 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो ये 16 2 32 और 22 2 44 और ये 5।
फिर देखो 11 से कट रहा तो काट देते हैं, तो 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 5 और 2, 11 चौके 44, 44 और ये 6 2 8 और 2 ये 7 और ये 5, यानी 1475। अब ये इकाई अंक देखो, यानी यूनिट डिजिट देखो, 5 और 5 का गुना होगा तो क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, यानी डायरेक्ट ऑप्शन नंबर अब डी मारेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे का उम्र का 7.5 गुना है। माता का आयु 35 वर्ष है, यदि पिता का आयु अपने बेटे का आयु का 4 गुना है तो बेटे का आयु बताओ कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को भी जैसा चाहो वैसा ट्राई करो। सिंपली बोल रखा है कि एक मदर है, एक फादर है और एक सन है। मदर और फादर का, यानी जो मदर और फादर का जो एज ऑफ सम है वो अपने सन का 7.5 टाइम्स है, यानी 7.5 गुना है। यानी सिंपली अगर उसका बेटे का अगर उम्र में मान लो 2 यूनिट है तो उसका माता और पिता का जोड़ कितना होगा, 7.5 गुना, यानी मैं कह सकता हूं 15 यूनिट होगा। इसी रेशियो में है, यानी मदर और फादर का जो सम है, एज का सम, वो अपने बेटे का 7.5 गुना है। तो अगर ये 2 होगा तो ये 15 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 7.5 होगा। क्लियर है तक? अब आगे क्या बोला था, यदि पिता का आयु अपने बेटे की आयु का 4 गुना है, यानी अगर मैं बेटे का 4 गुना करूं तो कितना होगा, 2 का 4 गुना, 2 का 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि जो फादर है, यानी ये जो फादर है वो 8 यूनिट है और जो मदर है वो कितना यूनिट होगा, 15 है, तो टोटल मतलब 7 होगा। तो यही 7 का तो वैल्यू दे रखा है ना 35 वर्ष के बराबर। तो 7 यूनिट का मतलब अगर 35 वर्ष है तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, 5 साल के बराबर। तो बेटे का आयु पूछा था, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो आप लोग। अब यहां पर क्या बोला है, गीता हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करता है। कुल यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं और ट्रेन की गति स्कूटर के पारगमन का 3 गुना और उस स्टीमर का 1.5 गुना है, तो ट्रेन की गति बताओ क्या होगा। यानी सिंपली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई गीता है जो कि हैदराबाद से आईआईटी रुड़की जाने के लिए वो 3 ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर रही है, ठीक है, स्टीमर, ट्रेन और स्कूटर से, और टोटल समय कितना लग रहा है, 13 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। और आपको क्या बोल दिया साथ में कि जो ट्रेन का गति है वो स्कूटर के पारगमन 3 गुना है और स्टीमर का 1.5 गुना है। तो आपसे पूछा सिंपली बताओ कि ट्रेन का गति क्या होगा। तो यहां पर आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में जो बोला आप उसको पहले देख लो। नॉर्मली क्या बोला है कि एक आपका स्टीमर है, तो यहां पर मैं एस फॉर स्टीमर लिख लेता हूं, और ये आपका टी फॉर ट्रेन हो गया, और एक आपका स्कूटर हो गया, तो एस और सी लिख देता हूं। ये आपका स्टीमर से 120 किलोमीटर और ये 450 किलोमीटर और ये आपका 60 किलोमीटर ट्रेवल किया गया। अब देखो, अब क्या बोला था स्पीड के बारे कि जो ट्रेन का गति है वो स्कूटर के पारगमन का 3 गुना है। यानी आपका मैं कह सकता हूं कि अगर स्कूटर जितना इसका भी स्पीड होगा उसका ट्रेन 3 गुना स्पीड है, और साथ में स्टीमर का 1.5 गुना स्पीड है। तो अगर मैं सिंपली अगर मैं स्कूटर का स्पीड अगर मैं मान लूं कि ये 2 है, ठीक है, ये डिस्टेंस था ये लोगों का, अगर मैं मान लूं कि स्पीड अगर इस क्या बोलते हैं आपका स्टीमर का 2 है या 2x है, तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा, इसका 1.5 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 3x होगा। और आपका जो है ये क्या नाम था, ये स्कूटर का कितना था, वो 3 गुना था, यानी स्कूटर का कितना होगा, x होगा उस हिसाब से। बात समझ रहे हो? तो बस यानी ये आ गया स्पीड का रेशियो उनके बीच में। अब आपको पता है यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर आपके पास स्पीड है, तो टाइम तो दे रखा है ना टोटल, और आपको पता है टाइम इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, यानी 120/2x प्लस 450/3x प्लस 60/x इक्वल टू कितना, 13.5 घंटा के बराबर होगा। अब आप इसको नहीं सॉल्व कर लोगे आसानी से, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हमको चाहिए ट्रेन का स्पीड, यानी ट्रेन का स्पीड बोले तो किसका स्पीड चाहिए, 3x का वैल्यू, यानी 3x का मान ही आपसे पूछ रहा, x का वैल्यू निकाल के 3 से गुना कर देंगे, बात खत्म। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x आपका एलसीएम हो जाएगा। 6x अगर एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 3 36, 360 प्लस ये 900 प्लस और 360 बाई 6x होगा, तो 6x को मैं पहले ही वहां भेज दे रहा हूं। तो 13.5 गुना 6,
तो कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 13 6 78, 78 और 3 81, यानी मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 81x हो गया। अब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 मतलब 720 और 720 916, यानी 1620 हो जाएगा। इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 81x के बराबर होगा। 81 से काट देंगे कितने बार में, 2 बार में, यानी 20, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। मेरे को ट्रेन का स्पीड चाहिए था और आपको पता है ट्रेन का स्पीड क्या था, 3x, यानी 20 गुना 30 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है कि तिरछी ऊंचाई और एक शंकु का व्यास 15 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर क्रमशः है, सिलेंडर का आयतन क्या होगा। यहां पर गलती प्रिंट हो गया होगा, ये सिलेंडर नहीं होना चाहिए। अगर तिरछी ऊंचाई बोला है तो क्या होना चाहिए, शंकु होना चाहिए, यानी कोण होना चाहिए। बात समझ रहे हो, तो ये सिलेंडर काट देना आप लोग, कोण होगा। यानी आपको कोई कोण का क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। कोण का आपको क्या दे रखा है, डायमीटर और हाइट, तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी यहां पर अगर मैं बात करूं, कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का जगह पाई 22/7 रख लेते हैं, क्योंकि वही बोला यूज करने, आर स्क्वायर। यहां पर देखो व्यास अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना होगा, 24, यानी 24 गुना 24। और हाइट कितना था, अच्छा आपका हाइट, आपको यहाँ पर तिरछी ऊंचाई, सॉरी ये आपको तिरछी ऊंचाई दे रखा है, हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट निकालने के लिए आपको पता है, या स्लैंट हाइट अगर हमको निकालना है, यानी ये आपको निकालना है क्या, हाइट, हाइट निकालना है। तो स्लैंट हाइट अगर मेरा यहाँ पर अगर तिरछी ऊंचाई 15 है, तो 225 में से कितना जाएगा, 225 में से 196 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी अगर हाइट की बात करूँ तो √29 हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को, सॉल्व करो। तो 7 से काटेंगे, ये आपका 2 बार में, और कुछ कट रहा है तो काट दो वरना छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 गुना 2 44, और 44 गुना 2 यहाँ पर 14, कितना हो जाएगा, ये आपका 44 इंटू 14 इंटू √29/3। हम ऑप्शन का हेल्प के साथ जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है, 29। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 616/3 √29 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये आपका डेटा सफिशिएंसी से है। यह प्रश्न है कि इस समांतर श्रेणी में 7वें पद का मान पता लगाएं। यानी ये कोई आपका एक अर्थमेटिक सीरीज है जिसका आपको बोला है कि 7th टर्म का मान बताओ, यानी फाइंड 7th टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, सीरीज का। तो अब देखो कोई समांतर श्रेणी का 7वां पद आपका मान बताना है। तो पहला कथन से क्या आप जवाब दे पाओगे, तो क्या बोला है पहला कथन में कि श्रृंखला में पहला पद यानी फर्स्ट टर्म 2 है और सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस 5 है। तो क्या आप इससे बता पाओगे 7th टर्म का वैल्यू, तो ऑफ कोर्स बता पाएंगे, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Tn + a + n - 1d। तो देखो ना, फर्स्ट टर्म आपके पास है या कॉमन डिफरेंस आपके पास है, तो 7th टर्म का वैल्यू नहीं निकाल लोगे पहला कथन से, यानी पहला कथन से आप जवाब दे दोगे। मगर दूसरा कथन क्या बोला था कि एपी श्रृंखला में केवल 8 अक्षर है, तो दूसरा वाले कथन से तो आप इसका आंसर एकदम नहीं दे पाओगे, मगर पहला वाला से आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। यानी केवल 1 ही पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए, ठीक है, देना नहीं है, बस बताना था आपको। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी से ट्राई करो, बोर्ड मास है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 से काटेंगे 96 को कितने बार में, 6 बार में, यानी 6 2 12 और 12 2 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है कि एक टंकी को 2 इनलेट पाइप में से एक दूसरे की तुलना में 5 गुना तेजी से काम करता है। 2 पाइप को एक साथ खोलते हैं जो 20 घंटा में इसे खाली कर सकते हैं, तो 10 घंटे में खाली टंकी को भर सकते हैं। कम प्रभावी इनलेट पाइप को खाली टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे, बताओ। तो फिर से एक टंकी को 2 इनलेट पाइप में से एक दूसरे की तुलना में 5 गुना तेजी है, ठीक है। तो देखो ये भी क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये 10 नंबर का भी मैंने प्रीवियस क्लास जो कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, जबकि वो था नवंबर का पेपर और ये दिसंबर का पेपर है। देख सकते हो ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी तरीके से घुमा घुमा के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे होमवर्क का बताना, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी आपसे बोला है कि इसमें से किसका स्क्वायर रूट एक आपका रैशनल नंबर होगा, ये आपसे पूछा गया।
तो किसका वर्गमूल, अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये भी किसी का वर्गमूल नहीं, ये भी किसी का नहीं, ये भी किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 324 जो कि 18 का वर्गमूल है, यानी 18 का स्क्वायर रूट है। तो यही आपका क्या रेशनल नंबर है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर 6 मीटर और 11 मीटर के ऊंचाई के दो खंबे खड़े हैं, यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ। ये दो खंबे हैं, एक का हाइट 6 मीटर है, एक का हाइट आपका 11 है, ठीक है। आपको क्या बोला, यदि उनके बीच की दूरी भी आपको बता दी गई है, यानी उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। आपसे पूछा है कि उनके शीर्ष के बीच की दूरी बताओ क्या होगा, यानी ये वाला आपसे पूछना चाह रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो आप जानते हो अगर ये वाला खंबा का अगर ऊंचाई 11 है तो इसका मतलब इतना दूर तक 6 होगा और इतना दूर तक 5 होगा, और ये वाला भी क्या होगा, 12 होगा। अब आप इसका आंसर नहीं बता दोगे, साफ साफ दिख रहा, ट्रिपलेट दिख रहा, 12 5 कितना 13। तो शीर्ष की जो ऊंचाई की दूरी होगी वो कितना होगा, 13 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, के का वह मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, बताओ। अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद ही कमेंट करके बताओ। अभी एनटीपीसी का जो 7th फेज का एग्जाम हुआ था, मेरे को लगता है कि 7th फेज का सेकंड लास्ट डे, ठीक है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है, सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पे। और हालांकि ये आपका 7th फेज में ही नहीं, ये आपके इससे पहले भी आपके अलग अलग फेजों में इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो एक बार ट्राई कर लो आप लोग भी इसको, और देख सकते हो ऑलरेडी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस पेपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सॉल्व करो। अगर आप ग्रुप डी का सॉल्व कर चुके हो तो एनटीपीसी का भी एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। साथ ही साथ 2018 का एएलपी का भी सॉल्व करो। जितना भी प्रीवियस पेपर रेलवे का द्वारा जो एग्जाम कराया गया रिसेंट में, अगर आप उसका सॉल्व कर ले तो प्रीवियस पेपर, मुझे लगता है वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है, मोर देन इनफ होगा। तो फिलहाल इसका आप लोग आंसर बताओ, के का वन मान क्या होगा जिसका समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, आप चाहो तो स्लोप का मदद ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट से भी फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको पता चल गया कि ये कोई दो इक्वेशन है जिसका कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दो इक्वेशन जो होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समांतर होगा, क्योंकि इसका तभी हल पॉसिबल नहीं होगा जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। बात समझ रहे हो। अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी कभी आप इसका, अगर आपको इसका पूछा है के का मान, तो आप इसका स्लोप निकाल के इसका स्लोप के साथ बराबर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी दो समांतर रेखा का स्लोप यानी ढाल क्या होता है, एक बराबर होता है। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट से आपको पता होगा कि अगर इक्वेशन हैज नो एनी सॉल्यूशन तो फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। बस आप यहां से और जल्दी कर सकते हो। तीन ही तो कंडीशन होते हैं, एक आपका कोई भी हल ना हो और एक आपके मिनी सॉल्यूशन, ठीक है, इसका तो नो सॉल्यूशन, देखो नो सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन, और एक आपका क्या होता है आपका देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, मिनी सॉल्यूशन मतलब हो गया, और एक आपका नो सॉल्यूशन और एक आपका यूनिक सॉल्यूशन। और ये इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर कर रखा है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, a1/a2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16/12 कॉफिशिएंट पकड़ना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -12, और ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सॉल्व करो तो 4 से काटेंगे, ये 3 बार में 4 से काटेंगे, 4 बार में 4 से काटेंगे, ये -3, तो के का मान क्या हो जाएगा, -9, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। चलिए देखो मैं तीनों कंडीशन आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, एक होता है आपका कि कोई भी समीकरण का जब कोई हल नहीं हो, यानी इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैं लिख देता हूँ। तो ये नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाता है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अगर दूसरा कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कोई भी समीकरण का बहुत सारे हल होंगे, या फिर आप बोल सकते हो मिनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक मिनी सॉल्यूशन का लिख देता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मिनी सॉल्यूशन को हो जाता है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और साथ ही आपका c1/c2 भी होता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन की बात करो तो जब आपका कोई भी दो समीकरण का जब आपका कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी आपका कोई एक सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका आपका क्या बन जाता है, ये आपका फॉर्मूला, तो इसका भी लिख लो, a1/a2 नॉट इक्वल टू यहाँ पर b1/b2 होता है। तो यही तीन कंडीशन आपको याद रखना है। अगर ये तीन कंडीशन अगर आपको याद है तो फिर आपको कोई भी स्लोप व्लोप निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो,
यहां पर क्या बोला है, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो धनराशि बताओ क्या होगा। यानी सिंपली क्या बोल रहा है कि रेट आपको दे रखा है 4% का, समय आपको दे रखा है 1 सालों के लिए, और अमाउंट आपको दे रखा है 78,030 रुपये। ये जो बोल रहा है कि ये जो ब्याज आपका जो जोड़ा जा रहा है, यानी जो आपका ये ब्याज आपका जो जोड़ा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर जोड़ा है, और वो भी हाफ ईयरली बेसिस पर काउंट किया गया है, यानी अर्धवार्षिक के तौर पर ये गणना किया गया है। तो अब आपसे वही बोल रहा है कि बताओ प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो बताओ, अब आपको पता है कि अगर ये अर्धवार्षिक के तौर पे गणना किया गया है, तो इसको अगर हम सिंपल बनाने के लिए, ये जो रेट है 4%, तो इसको क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। नया रेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2% का आ जाएगा। समय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी जो नया समय आ गया वो कितना हो जाएगा, 2 सालों के लिए हो जाएगा। अब आपको पता है 2% से अगर 2 सालों के लिए जब टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो कितना होगा, सक्सेसिव लगा के 4.04%। और आपको पता है खुद में प्रिंसिपल 100% होता है। तो यही चीज़ तो आपको दे रखा है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी अमाउंट ही तो आपको दे रखा है ना। यानी मैं कह सकता हूँ कि 104.04% का वैल्यू आपको दे रखा है इतना, और आपसे पूछा था प्रिंसिपल, यानी आपसे पूछा है 100% का वैल्यू। बोलो क्लियर है। तो मैं इसको हटाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पास। तो ये कितना हो जाएगा, 78030 डिवाइडेड बाई ये कितना था, 104.04% का वैल्यू था, और हमको चाहिए 100%, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू चाहिए। तो सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ चिपकाना पड़ेगा, फिर 4 से काटेंगे तो ये आपका 25, और ये डबल जीरो चिपक जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये आप कितना हो जाएगा, 26 चौके 104, और 0 और ये 1, फिर 2601 से काट देंगे, कितने बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। तो ये 3 और ये 0, यानी 25 गुना 3 75, यानी 75,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए देखो, मैं सब कुछ बता चुका हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम लोग सक्सेसिव से डायरेक्ट फॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, हर एक चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब देखो, एक क्वेश्चन इस तरीके से आपका पेपर में पूछा गया था, निम्नलिखित असामता प्रणाली को हल करें। ये आपको कुछ दे रखा था, ठीक है, ये आपको दे रखा था 3 इनइक्वलिटी टाइप में। आपसे बोला था कि बताओ कि ये क्या होगा, मतलब x का मान किस तरीके से होगा, ये आपको केवल बताना था इन तीनों का हेल्प लेके। बात समझ रहे हो। तो इसको ट्राई करो एक बार आप लोग। देखो पहला वाला जो आपको दे रखा है ये वाला, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखना, ये 7x को अगर मैं यहां लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ग्रेटर देन 3 को वहां लेके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ये वाला मेरा पहला कंडीशन से निकल के आया है यहाँ पास। अगर दूसरा वाला को अगर हम सॉल्व करें, समझना मेरी बात को, दूसरा वाला को अगर हम सॉल्व करें उसी तरीके से, तो 5x को मैं अगर वहां भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये 8 को वहां भेज दूं तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब मैं बात करूं कि ये जब तीसरे वाले को जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो 9x को जब मैं वहां भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 15 को अगर मैं वहां भेज दूं तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24, और ये आपका माइनस में आपका कितना हो जाएगा बताओ तो, 29 और 10 39 हो जाएगा, यानी ये आपका 39 हो जाएगा माइनस में। बोलो क्लियर है। 3 से काट सकते हो तो क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा निकल के। यानी यहाँ पर ये वाला कंडीशन से मेरा क्या आया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -13। बोलो ये 3 कंडीशन आपको समझ आया, कैसे कैसे आया। अब देखो ऑप्शन में कौन सा होगा, यही चीज आपको अब देख के बताना है कि कौन सा इसमें हो सकता है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 तो आपको समझ आएगी कैसे कैसे आया। अब आप खुद ही बताओ कि x का वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि x का जो वैल्यू होगा वो -2 से, एक सेकंड, जो x का वैल्यू है पहला कंडीशन में दे रखा है कि x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर नंबर लाइन में अगर मैं बात करूं तो x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा और x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। बात समझ रहे हो, -2 से बड़ा होगा और यहां वाले से पता चल रहा है कि 1 से छोटा होगा। और ये वाला जो तीसरा कंडीशन से जो मेरे को निकल के आया था कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -13, यानी जो x का वैल्यू है वो -13 से भी बड़ा है। तो आप मेरे को बताओ -13 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है। तो ऑफकोर्स -2 बड़ा है, मतलब -13 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है। तो आप बोलोगे -2 बड़ा है भैया, तो बस अब आप समझ चुके हो कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा,
आपका जो x का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, -2 से, और फिर लेस देन होगा x का वैल्यू किससे, 1 से। तो बस यही तो नंबर लाइन में ये रिप्रेजेंट करेगा ना। -13 का तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि x का वैल्यू -13 से बड़ा है, और यहां पर भी दे रखा है कि x का वैल्यू -2 से बड़ा है, क्योंकि -2 -13 से बड़ा होता है, तो बस एक ही को हम इसी को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं -2, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन होगा किससे, -2 से बड़ा होगा, और आपका लेस देन होगा 1 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है? तो यही चीज आपको यहां पर समझना था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक तंबू टेंट इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 12 मीटर की ऊंचाई के एक सिलेंडर की तरह, जिसका व्यास 112 मीटर है, उसका शीर्ष भाग 112 मीटर के उसी व्यास के आधार के साथ एक शंकु कोण की तरह है, 60 मीटर तिरछा ऊंचाई है, उसका कैनवास 4 मीटर चौड़ा है। तो तंबू बनाने के लिए कैनवास क्या हो सकता है कि लंबाई की गणना करे, बताओ। यानी सिंपली क्या बोल रहा है कि कोई एक सिलेंडर है और उसके ऊपर में आपका एक कोई शंकु है। आप लोग देखे होंगे टेंट किस तरीके से होता है। अब क्या बोल रहा है कि तंबू टेंट इस प्रकार का है कि उसका निचला भाग 12 मीटर की ऊंचाई का एक सिलेंडर पर है, यानी इसका हाइट दे रखा है कितना, 12, जिसका व्यास 112 मीटर है, यानी इसका अगर मैं बात करूं डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस की बात करूं, सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, 56 होगा। जो सिलेंडर का रेडियस होगा यानी जो त्रिज्या होगा सिलेंडर का, वही मेरा शंकु का भी होगा। ये क्लियर है सभी को, क्योंकि उसी के ऊपर है ना। आगे क्या बोला है कि आधार के साथ, ठीक है, 60 मीटर तिरछी ऊंचाई है, यानी जो उसका स्लैंट हाइट है, यानी जो तिरछी ऊंचाई है वो 60 मीटर का है, ये वाला 60 मीटर है, उसका कैनवास 4 मीटर का चौड़ा है। तो सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे कि ये जो पूरा टेंट बनाने में टोटल कैनवास कितना का जरूरत पड़ा है, यानी टोटल कितना कैनवास का जरूरत पड़ा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी आपका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर अगर मैं संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, शंकु, तो शंकु का क्या हो जाएगा, πr_l, प्लस ये आपका सिलेंडर है तो क्या हो जाएगा, 2πr_h। बोलो क्लियर है? तो पाई को अगर मैं कॉमन ले लूं, पाई को अगर मैं कॉमन ले लूं, साथ में रेडियस भी कॉमन ले लूं, यानी 56 आपका कॉमन आ जाएगा। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, यानी ये स्लैंट हाइट 60 और ये आपका क्या हो जाएगा 2, और 2 गुना हाइट कितना दे रखा था, हाइट बताओ 12, 12 2 24। बोलो क्लियर है सभी को यहाँ तक? यानी यही मेरा टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी TSA होगा। बोलो क्लियर है सभी को? सॉल्व करेंगे तो 12 से 7 से काटेंगे 8 बार में, यानी 8 2 16 और ये 76 गुना ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी इतना ही मीटर स्क्वायर आपको मतलब सॉरी, इतना ही मीटर स्क्वायर कपड़ा का आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है। अब आपको पता है कोई भी कपड़ा का साइज क्या होता है, रेक्टेंगल का शेप में होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब वही बोल दिया कि अगर कैनवास का चौड़ाई अगर 4 मीटर का है तो बताओ उसका लेंथ कितना का होगा। तो लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई आपको दे रखा था 4 मीटर का बराबर, तो इसको 4 से काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो ये 2 और 1 आ जाएगा, यानी 176 गुना 21। तो 176 गुना 21 को जब आप गुना करोगे तो मैं 20 से अगर गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0 6 2 12 7 2 14 1 15 और 2 और 1 3, और यहाँ से 176, यानी कितना हो जाएगा मेरा ये 3696 मीटर। ये होगा मेरा लंबाई, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है? एक एक स्टेप मैं आपको बताया हूं ताकि सभी लोगों को समझ आए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, बताओ। तो जल्दी से बताओ। अब अगर आपका इसका स्क्वायर रूट पूछा है तो आप देख सकते हो इसका इकाई अंक क्या है, 6, यानी किसी का जिसका भी ये आपका वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब एक काम करो, अच्छा इसको एक काम करो, नहीं तो ऑप्शन से भी आप देख के बता सकते हो। या देखो ये 17 है, 17 है, 20 है और 18 है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है डी ही हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगर सब एक 18 में होता तब फिर हम लोग बनाते, चेक कर लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले में दिखाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टाइम नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार मेरे से ग्रुप में पूछा गया, कई बार आप लोगों ने मुझे इसी टाइप का क्वेश्चन मेल में, मैंने कई लोगों को इसका आंसर बताया है। साथ ही साथ मैंने टाइम नंबर का वीडियो जो मैंने 1 से 1.25 साल पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बड़ी अच्छे से बताया था। और ये क्वेश्चन टाइम नंबर का ग्रुप डी में कई शिफ्टों में आपका पूछा गया था, जिसमें अलग अलग डेटा को घुमा घुमा के आपसे पूछा गया था। सेम फॉर्मेट में आपका ALP में भी पूछा जा चुका है।
अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हो, अगर आप खुद से भी प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सेम फॉर्मेट में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा जा चुका था, ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर बताता हूँ, अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो एक बार जरूर से मेरा टाइम एंड वर्क वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन को ले रखा है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी 24 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। हालांकि अगर ए अकेला काम करता है तो जॉब का 1/5 हिस्सा पूरा करता है और अवकाश लेता है, और बी अकेले काम करता है, बाकी काम पूरा करता है। काम पूरा करने में 44 दिन का समय लगता है। यदि बी ए से कुशल है तो बी खुद इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, बताओ। यानी सिंपली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्वेश्चन में यही बोला है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या बोला है कि अगर ए आपका उसी काम का 1/5 काम करे और बी उसी काम का बचा हुआ काम का यानी 4/5 अगर अकेला काम करे, तब जाके टोटल लग रहा है समय कितना, 44 दिन का समय लग रहा है। और साथ में क्या बोला है कि जो बी का क्षमता है वो ए से ज्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बताओ बी अगर अकेला उस काम को करना चाहे तो कितने दिन का समय लेगा, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया था, आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या था, काम क्या था, 1/5 काम था और बचा काम था 4/5। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि आपका आंसर इससे भी आप कहीं ना कहीं हिट कर सकते हो। ये 1/5 और ये 4/5 है, यानी जो भी आंसर होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, 5 का मल्टीपल हो सकता है। अब ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको देखोगे ये कंफ्यूज कर सकता है आपको ऑप्शन। ठीक है, 5 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये नहीं दिख रहा, और ये जरूरी नहीं कि 33 आपका इसका आंसर होगा, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर ऑप्शन से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अब ऑप्शन को पकड़ पकड़ के अगर आप चेक करोगे तो भी आप जल्दी से बता सकते हो, वरना फिर आपको बेसिक में जाना पड़ेगा। अब बेसिक में भी जाने से आपको कोई बड़ा बात नहीं है, बेसिक से भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस शर्त ये है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बेसिक ही बताऊंगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे देखो, क्योंकि बेसिक में भी कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोला गया बस वैसा करो, और यहाँ पर इक्वेशन बनेगा वही सॉल्व करना है। दो समीकरण बनेगा तो आप नहीं सॉल्व कर लोगे, बड़ी आसानी सॉल्व कर लोगे। आपको जब बोल ही रखा था कि ए और बी किसी काम को मिलकर 24 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब अगर मैं मान लूं खुद से कि ए उसी काम को ए डेज लगाएगा और बी उसी काम को करने में बी डेज लगाएगा, ठीक है, तो एक दिन का काम कितना होगा, अगर एक दिन काम करेगा तो 1/a प्लस बी अगर एक दिन काम करेगा तो 1/b, तो दोनों का मिलाकर एक दिन का काम किसके बराबर होगा, 1/24 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 24 दिन में काम को खत्म कर सकता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, इतना होगा। तो दोनों जगह मैंने एक दिन का काम को बराबर कर लिया है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 24a प्लस बी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया पहला समीकरण, याद रखो। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इसको हटाने वाला हूं, क्योंकि ये तो समीकरण समझ गए सभी लोग। अब दूसरा समीकरण की ओर आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, किसको इसको मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण की बात करें तो दूसरा कंडीशन में क्या बोला था कि उसी काम का 1/5, यानी वो काम को 1/5 ए अकेला करता है, यानी 1/5 बोलो या 20% बोलो तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस बी उसी काम का बचा हुआ काम को पूरा करता है, यानी 4/5 काम करेगा या फिर 80%। तो बी आपका 4/5 काम करेगा, जिसमें टोटल कितना दिन लग रहा है, 44 दिन का समय लग रहा। बोलो क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस 4b इक्वल टू 5 चौके 20 और 5 20 यानी 220 हो गया। ये मेरा दूसरा समीकरण निकल के आ गया। बोलो क्लियर है। पहला समीकरण भी मेरे पास निकल के आ चुका था, 24 a प्लस बी इक्वल टू ए बी। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आप बोलो, अब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहाँ पर वैल्यू नहीं बता दोगे। ध्यान से देखो, आपको क्या वैल्यू चाहिए था, बी का मान चाहिए था। तो बी का मान चाहिए तो एक काम करते हैं, हम ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए का मान मेरा क्या होगा, 220 माइनस 4b होगा, 4b होगा, जो कि हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन है पुट कर देंगे। बात समझे। तो बस मैं यही चीज कर रहा हूँ, तो इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर डेटा फिलहाल याद है, 24 ए बी और ए बी है, और यहाँ पर a प्लस 4b 220। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ। तो क्या था आपका, a प्लस 4b इक्वल टू 220 हो जाएगा यहाँ पास, ये हो गया। और मेरा यहाँ पास यहाँ से मेरा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 माइनस 4b हो जाएगा। यही वाला पुट करना है मेरे को। किस में पुट करना था वो भी मैंने बता रखा था, 24 a प्लस बी में इक्वल टू ए बी में। आपको पता है मैं a का वैल्यू क्यों निकालूं, क्योंकि मेरे को b का वैल्यू चाहिए, तो a का मैं पुट कर दे रहे हैं, तो सारा कुछ मेरा b में हो जाएगा।
तो यही समीकरण का अब ये बन गया जगह, ये आपका इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24ab, तो ये 24 को 24 रखो, तो 24 को 24 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 माइनस 4b प्लस बी, कंफ्यूज मत होना, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 220 माइनस 4b और ये आपका साथ में बी। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो चाहो तो 4 से काट लेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 4 से यहाँ पर भी काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा और ये 4 यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर अगर यहाँ आएगा माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो ये 4 में से ए 4 -4 प्लस बी है तो -3 हो जाएगा, -3 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, चूंकि माइनस में 18 होगा, और ये 55b क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 और 18 कितना हो जाएगा 63 और 10 73 हो जाएगा, यानी 73b हो जाएगा। और यहाँ से प्लस में है तो ये 6 2 0 6 2 12 6 2 12 13, ये बन गया मेरा समीकरण, द्विघात समीकरण। अब यहाँ से आप बी का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, बी का वैल्यू हम निकालना क्या, अब तो आपके पास ऑप्शन है तो इतना ही दूर तक तो आपको जाना था। ध्यान से देखो ना, बी का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा क्योंकि माइनस है तो 2 वैल्यू आएगा, तो कितना आएगा एक वैल्यू आपका 40 और यहाँ 33, 40 33 को जोड़ोगे तो 73 हो जाएगा और गुना करोगे तो 1320 हो जाएगा। यानी बी का 2 वैल्यू आएगा, एक आपका 40 आएगा और एक आपका 33 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? तो इतना करना पड़ता आपको अगर बनाना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट और ये 85 है, सॉल्व करो। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। तो आपको पता है ये 3 डिजिट है और 5 का गुना 2 से होगा तो 1 डिजिट तो खत्म हो जाएगा, यानी जो भी आंसर होता है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता है कहीं ना कहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही दिख रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य युग्म नहीं है, यानी बोला है कि कौन सा ऑप्शन इसमें को प्राइम नहीं है, यही आपको बताना है। तो बताओ, ये 49 और 94 आपस में देखो दोनों का जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, तो मतलब ये आपस में को प्राइम है। 25 और 52 इसके बीच में भी जो जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या है 1 ही है, यानी ये भी आपका आपस में को प्राइम है। 58 और 85 ये भी आपका आपस में जीसीडी इसका क्या 1 है। 15 और 51 इसका अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर यानी जीसीडी देखोगे तो 1 नहीं आएगा, मतलब ये आपस में को प्राइम नहीं है, यानी ये आपका अलग है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1755 में किताब का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, तो 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बताओ। तो 22% का हानि हो रहा है तो इसका मतलब आपका सामान कितना में बिक रहा है 78% में बिक रहा है, यानी यही 78% का मान दे रखा है 1755 के बराबर। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। 6% का लाभ चाहिए, यानी 100% तो खुद किराया मूल्य होता है, तो 106% का यानी आपसे मान पूछा है। अब आप इसको नहीं सॉल्व कर लोगे बड़ी आसानी से, कर सकते हैं आसानी से, तो सॉल्व करते हैं। तो 13 से काटते हैं, 13 से काटे या फिर किससे काटे, 13 से काटेंगे तो कट जाएगा, 13 से ये 6 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आपका 13 से इसको काटते हैं तो 13 एकम 13 और ये 4 और 5, 13 3 39 और ये 5, फिर 6 3 से काटो तो 3 से काटेंगे तो 2 बार में ये आपका 5 और 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो 4 और ये 5, तो 45 गुना 53, तो यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो भी काम नहीं चल पा रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं यार। तो 45 गुना 53 तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 53, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 अगर मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0 5 5 25, 5 चौके 20 2 22, और यहाँ से आपका 3 यानी कितना हो जाएगा 90 और 135, यानी क्या हो जाएगा फाइनली 5 8 3 2, तो 2385 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है, इनमें से 3500 छात्रों को कॉफ़ी पसंद है, 2500 छात्रों को चाय पसंद है और 2000 छात्रों को दोनों पसंद है, चाय और कॉफ़ी। तो कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है? तो ये सिंपल हो गया, तो ये चाय वाले लोग हो गए, ये कॉफ़ी वाले लोग हो गए, मैं मान लेता हूँ ये टी आपका चाय हो गया और ये सी फॉर कॉफ़ी हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है, कोई मतलब नहीं है, इनमें से 3500 छात्रों को कॉफ़ी पसंद है, इसको भी हटा दो। 2000 छात्रों को दोनों पसंद था, तो 2000 तो बीच में आ जाएगा, ये तो आपको पता है, ये 2000 बीच में आ जाएगा। बोला था कि 3500 छात्रों को कॉफ़ी पसंद है, तो कॉफ़ी पसंद अगर 3500 है तो बचा हुआ 1500 यहाँ होगा। उसी तरीके से 2500 छात्रों को अगर चाय पसंद था तो 2000 तो यहाँ है, तो 500 यहाँ हो जाएगा।
आपसे पूछा था कि कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। तो देखो 2000 और 3500 और ये 500 यानी 4000 ऐसे लोग हैं जिनको चाय पसंद है या फिर कॉफी पसंद है या फिर दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने लोग अब बच गए जिन्हें कोई भी पसंद नहीं है? तो 5000 में 4000 हटा दोगे तो 1000 ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। क्या लिखा है कि पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है, जो देर से 6 मिनट चल रही है। चालक ने अपनी गति का 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा दी। अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर का दूर ट्रेन समय पर पहुंची। तो ट्रेन का मूल गति बताओ क्या होगा? तो देखो वही टाइप का क्वेश्चन है, केवल हल्का बहुत घुमा दिया। यहाँ ट्रेन को लेट हो रहा है। कोई स्टूडेंट जब स्कूल जाता था इतना समय लेट होता था, इतना जल्दी पहुंच जाता था। बस वही वाला फॉर्मेट पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 मिनट मतलब जो देर से 6 मिनट चल रही है। तो यहाँ पर तो टाइम डिफरेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है। आप चाहो तो दोनों का टाइम डिफरेंस को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, दोनों का टाइम डिफरेंस को इक्वल कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको पता है जब भी अगर दो डिफरेंट स्पीड हो तो क्या होगा। पहला स्पीड को अगर मैं मान लूँ कि उस ट्रेन का स्पीड अगर x है तो x+4 कर दिया गया होगा। दोनों का डिफरेंस कितना था ट्रेन का? 4 का स्पीड का डिफरेंस था, क्योंकि 4 का इस स्पीड से बढ़ाया था। कितना का समय कितना का देरी है आपका? 6 मिनट का देरी है। यानी टाइम डिफरेंस की बात करें तो 6 मिनट का डिफरेंस है। 6 मिनट है तो घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यही तो मेरा किसके बराबर आता है? डिस्टेंस के बराबर आता है ना, याद करो। तो बस यही किसके बराबर होगा? 36 किलोमीटर के बराबर होगा। अब आप इसको जल्दी से फटाक से सॉल्व आप इसको कर सकते हो, वरना आप इसको बेसिक से बनाओगे तो टाइम डिफरेंस का डायरेक्ट आप इक्वल करके बना सकते हो। वहाँ पर भी 6 मिनट का टाइम डिफरेंस को इक्वल कर सकते हो। तो फिलहाल आप सॉल्व कर सकते हो। 6 से काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर और कुछ कट रहा है तो काट दो, ना कट रहा तो छोड़ दो। तो 6×6 = 36 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² + 4x = यहाँ क्या हो जाएगा? 6×6 = 24 और 24×6। तो 24×6 अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? रुको, 24×60 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, 6×6 = 24, 6 2 12 2 14, यानी 1440। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो कुछ करना नहीं है, ये केवल दिखने में थोड़ा सा ऐसा लेंदी लग रहा है। -1440 = 0। अब आप यहाँ पर x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ऑप्शन मेरे पास है। ध्यान से देखो, ऑप्शन मेरे पास है, तो फिर क्या तकलीफ है मेरे को? तो क्या हो सकता है बताओ? तो देखो ध्यान से, 36×40 जब आप करोगे, यानी 36 का गुना जब आप 40 के साथ करोगे तो मेरा क्या निकल के आ रहा है? ध्यान से देखो, 6×3 = 24 और 6 2 12 2 14, यानी 1440 के बराबर आ रहा है। और 40 में से 36 जाएगा तो 4 के बराबर आ रहा है। यानी x का जो दो वैल्यू होगा, एक तो -40 होगा जो कि आपका स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर? वो मेरा मूल गति था 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बोल दे कि बाद में कितना हो गया स्पीड तो 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्पीड से बढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बोला है कि एक संख्या जब विभाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 28 बचता है। जब मूल संख्या को 2 बार एक ही विभाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है। तो भाजक का मान क्या होगा बताओ? यहाँ पर क्वेश्चन पहले क्या बोलना चाह रहा है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, या थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत लैंग्वेज में एरर हुआ है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा था कि एक संख्या जब विभाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 28 बच रहा है। बात समझ रहे हो? यानी कोई भी डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे को रिमाइंडर क्या बच रहा है? 28 बच रहा है। जब उसी डिविडेंड को, यानी जब उसी डिविडेंड को, यहाँ पर 2 बार का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब उसी डिविडेंड को जब 2 टाइम कर देंगे, ठीक है, जब उसी डिविडेंड को जब हम 2 टाइम्स करके सेम डिविजर से, यानी सेम भाजक से जब हम भाग देंगे तब मेरा शेषफल कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो वही पूछ रहा है कि बताओ भाजक का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है, यानी डिवाइजर आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको हटाऊं तो आपको ये सभी को पता होगा, नंबर सिस्टम में एक छोटा सा फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला क्या होता है कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको एक चीज और साथ में पता होना चाहिए, जो रिमाइंडर होता है हमेशा, अगर मैं बात करूं रिमाइंडर जो होगा
वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और लेस देन होता है किससे, डिवाइजर से होता है। क्योंकि हमेशा शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। ये चीज़ आप लोग समझते होंगे, क्योंकि इसी चीज़ का आपको मदद लेना है, ठीक है। ये चीज़ को आपको समझना है, मदद नहीं लेना, आपको समझना है ये चीज़ को। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? चलिए, ये भी चीज़ आपको समझ आ गया। तो मैं अब सिंपली जैसा क्वेश्चन बोला गया बस वैसा करो। सिंपली अगर मैं मान लूँ कि कोई एक संख्या x है, ठीक है, इस संख्या x है, मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा भाजक है वो y है, इसको भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है मेरा, 28 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है, 28 बच रहा है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरा भागफल कुछ भी होगा, m होगा। तो वो नंबर क्या आएगा मेरा, x इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई इंटू एम प्लस 28 होगा। बोलो क्लियर है इतना सभी लोगों को? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि मूल संख्या को दोगुना कर दे, यानी मूल संख्या को जब आप दोगुना कर दोगे तो समझो ना, इसी को जब 2 टाइम्स कर दोगे, 2x कर दोगे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2ym हो जाएगा, प्लस 28 गुना 2 56 हो जाएगा। तब मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, रिमाइंडर जब मेरा 13 बच रहा है, यानी जब हम मूल संख्या को 2 टाइम्स कर दे रहे हैं और सेम डिवाइजर से जब हम उसको भाग दे रहे हैं तो शेषफल मेरा 13 बचता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेरा क्या था, 2 टाइम्स अब आपका नंबर बन गया, यानी इसी नंबर को, ये देखो ध्यान से देखो, 2ym प्लस 56। अब आप इसको जब भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर मेरा कितना बचना चाहिए था, 13 बचना चाहिए था। तो आप मेरे को बताओ, आपको तो पता होना चाहिए, जब डिवाइजर है, जो मेरा डिवाइजर है, कौन सा मेरा डिवाइजर था, y है मेरा डिवाइजर। आप तो जान रहे हो कि ये वाला जो नंबर होगा, ये तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, क्योंकि 2ym है, y है, y का मल्टीपल है, यानी ये तो पूरा पूरी कट जाएगा। बचेगा क्या, 56, यानी y जो है वो 56 को डिवाइड कर रहा, जिससे मेरा रिमाइंडर 13 बच रहा। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर y अगर हम 56 में भाग दे रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा, 13 बच रहा है। यानी अगर मैं 13 को घटा दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 43। यानी यही कहीं ना कहीं ये जो मेरा डिवाइजर होगा वो क्या होगा, या तो मेरा 43 होगा, या फिर 43 का कोई मल्टीपल मेरा डिवाइजर हो सकता है। बात को समझे? यानी मैं कहना यही चाहता हूं कि यही तो डिवाइजर होगा ना, क्योंकि यही तो मेरा y का वैल्यू हो सकता है, या फिर इसी का कोई मल्टीपल होगा, क्योंकि हर केस में मेरा रिमाइंडर फिर 13 ही आएगा। मगर चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका, ये तो आपका एक प्राइम नंबर है, जो कि आपका इसका फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 43 होगा। और 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। तो जाहिर सी बात है, जो रिमाइंडर है तो ये आपका डिवाइजर 1 कैसे हो जाएगा जब रिमाइंडर 13 होगा। तो इसका मतलब जो डिवाइजर है वो सिर्फ और सिर्फ 43 ही हो सकता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है? मैंने बड़ी आराम से आपको समझाने का कोशिश किया, वरना मैं इक्वेशन अगर बनाने लगता ना तो आपके सर से पार हो जाता। डायरेक्ट आप देख सकते हो 2x कर दे, ये तो ऐसी डिविजिबल है, ये तो ऐसे ही आपका उस भाजक के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। बचा मेन क्या, 56, यही तो डिवाइड करना था ना। और जैसे 13 शेष बच रहा है, तो 13 शेष बच रहा है, तो 13 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 43। यानी वो जो डिवाइजर होगा या तो 43 होगा या फिर उसका मल्टीपल में होगा कुछ। तो वो चीज़ हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर से बड़ा है या छोटा है। बात समझ रहे हो? तो फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसको भी देखो, एक डीआई का क्वेश्चन है। निम्न पाई चार्ट 2014 से 15 के लिए विभिन्न राज्यों में कर्मचारियों का आयकर रिटर्न प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो, हैदराबाद, चेन्नई, रायपुर, बम्बई, कोलकाता। क्वेश्चन में क्या पूछा देखते हैं। यदि 2014-15 में आयकर भरने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1,70,000 है, तो कोलकाता से आयकर भरने वाले कर्मचारियों की संख्या बताओ कितनी है। अच्छा, टोटल अगर 1,70,000 है तो कोलकाता में टोटल कितने लोग भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो कोलकाता में 35% लोग रिटर्न भर रहे हैं, तो 35% भर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं। तो 0 काट के भी अगर हम 17 को गुना कर देंगे डायरेक्ट 35 से तो भी आंसर जाएगा। तो 17 × 5 = 85 और 8 और 17 × 3 = 51 और 5 9, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो ये इसका आंसर जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ मेरा ये वाला भी सेट आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ आज सीखने मिला होगा। और देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रुप डी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना बेनिफिशियल नहीं होगा उसके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना आपके पास समय बचा है बार बार प्रीवियस पेपर को देखो, अच्छे से चीज़ों को समझो। हम लोग ये चीज़ बहुत पहले से चीज़ों को समझते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अब अगर अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई दूसरा एग्जाम एजेंसी आपका पेपर कंडक्ट कराएगा तो आपको कुछ अलग करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन एग्जाम एजेंसी करा रहा है पेपर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्योंकि बदलने वाला है नहीं। तो इसलिए बोलूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस पेपर पर ध्यान दो। आप जितना ध्यान दोगे प्रीवियस पेपर में उतना ही आपका सब कुछ चीज़ें समझ आएगा। और साथ ही साथ आपको तो पता है एनटीपीसी का पेपर अभी हाल ही फिलहाल में भी खत्म हुआ जस्ट, सीबीटी 1 का। ऑलरेडी आपको मैंने उसमें भी जो भी यूनिक यूनिक टाइप के क्वेश्चन थे उसको भी मैंने करा रखा है, तो उसको भी अगर आप देख लो तो भी आपको फिर तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके मैथ के लिए कंटेंट, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।